नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे दिन भर घटी राजनीतिक घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं हर रोज की तरह ही सभी दर्शकों से कहूँगा कि वे नई परख चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, इसके कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियाँ दें, दूसरे लोगों को भी इस चैनल के बारे में अवगत कराएँ क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम इस चैनल पर ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से अलग-अलग राजनीतिक विषयों पर बातचीत करें, थोड़ी अकादमिक विषयों पर भी हमारी चर्चा करने की कोशिश रहती है। अभय सर नमस्कार। नमस्ते। आज के दिन कई बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं हुई। जिस एक घटना का उल्लेख मीडिया में, सोशल मीडिया में भी और कुछ हद तक मुख्य धारा के मीडिया में भी दिखा, वो था प्रशांत किशोर की रैली। और उसके पहले दिन में ये घटनाक्रम चलता रहा कि एक लाठीचार्ज हुआ है कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जाने वाले कांग्रेस डेलीगेशन पर, जो मुख्यमंत्री के घर का घेराव कर रही थी। मैं दोनों खबरों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, पर मेरा ज्यादा जोर पहला प्रशांत किशोर पर होगा क्योंकि ये माना जा रहा था कि वो एक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। उत्साह में आकर उन्होंने गांधी मैदान में रैली कर ली और दिख रहा था, जो भी फोटो सामने आए, कि पूरा का पूरा मैदान खाली है, बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। क्या यह माना जाए कि प्रशांत किशोर की गाड़ी चलने से पहले ही पंक्चर हो चुकी है बिहार में? देखिए, जहां तक प्रशांत जी का सवाल है, मैं नहीं मानता हूं कि उनकी गाड़ी चलने से पहले पंचर हो चुकी है। जो नई उभरती हुई शक्तियां होती हैं, उनको थोड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। उनको सारी चीजें नए सिरे से स्थापित करनी है। इसलिए ये मानना कि उनकी मान लो एक रैली में कम भीड़ दिखाई पड़ी तो केवल इसके आधार पर मान लिया जाए कि वो बिल्कुल उनको इतनी जोर से छक्का मार दिया गया है, बाउंड्री के बाहर चले गए हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने पिछले जो उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनावों में जब उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे तो उनके उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले थे। हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा भी की थी। इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता तक उनका संदेश पहुंच रहा है। दूसरे, वो गांव-गांव जाकर काफी मेहनत के साथ में, उनकी शैली जो भी हो, उनकी पार्टी का ढांचा जो भी हो, आम पार्टियों के ढांचे से उनकी पार्टी का ढांचा अलग है। वो बेरोजगारी के सवाल के ऊपर फोकस भी दे रहे हैं, नौजवान के सवाल के ऊपर फोकस दे रहे हैं, जो कि बिहार की राजनीति का इस वक्त सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल है कि बिहार का नौजवान क्या करेगा। देश में सबसे ज्यादा युवा लोग बिहार में हैं और 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी जब अपने खाली पद भरने के लिए तैयार नहीं है तो और दूसरे क्षेत्रों में नौजवानों को कहां से नौकरियां प्राप्त होंगी, तो बहुत बड़ी विकट समस्या है। और लगातार नीतीश कुमार मुद्दतों से ऐसा लगता है 2000 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब तो ऐसा लगता है दूसरे मुख्यमंत्रियों की लोगों को याद भी जा चुकी है। तो प्रशांत किशोर इस परिस्थिति में एक उभरती हुई शक्ति हैं और उनकी चुनौती को अगर हल्के ढंग से लिया जाएगा तो उससे हल्के ढंग से लेने वालों को नुकसान हो सकता है। और कुल मिलाकर उनमें कितनी राजनीतिक ताकत है, कितना जमीनी काम उनका हुआ है, ये विधानसभा चुनाव ही बताएगा। लेकिन एक बात तो मुझे साफ दिखाई पड़ती है कि प्रशांत किशोर की राजनीति ये राजनीति नहीं है कि जैसे वो ब्राह्मणों की राजनीति हो, यादवों की राजनीति हो या भूमिहारों की राजनीति हो। इस प्रकार की राजनीति नहीं है। वो भले ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हों, लेकिन उनकी राजनीति इस प्रकार की नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति करें। तो उनकी जो स्टार्टिंग कैपिटल है, यानी जो शुरुआती पूंजी है, वो किसी एक जाति समुदाय की राजनीति नहीं है, ना वो हिंदुत्ववाद की तरह या मार्क्सवाद की तरह किसी विचारधारा की राजनीति है। हम जानते हैं कि इस पैटर्न की एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में नए तरीके से राजनीति में उतरी थी और उसको अभूतपूर्व कामयाबी हुई। अभी भी वो दिल्ली की चुनाव जरूर हार गई है, लेकिन दिल्ली की बहुत बड़ी ताकत है, पंजाब में भी बड़ी ताकत है। तो इस प्रकार की पार्टियों के लिए गुंजाइश होती है। तो इसलिए प्रशांत किशोर के बारे में तो मेरी राय ये है। दूसरी बात आपकी कौन सी थी, याद दिलाइए जरा। मैं दूसरी बात की तरफ आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल इस संभावना की तरफ है जिसका आप जिक्र कर रहे थे आम आदमी पार्टी के रूप में, कि क्या आमतौर पर माना जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहां पर जातिगत या सामुदायिक पहचान चुनावी राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? क्या आप ऐसी संभावना देखते हैं कि एक ऐसा समय आए जब इन पहचानों से ऊपर जाकर, हाल के दौर में तो ऐसा दिखता नहीं, पर फिर भी क्या ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसे नेता को चुन लें जो बुनियादी मुद्दे उठा रहा है, जैसे कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह की सफलता आम आदमी पार्टी को मिली है कि उसने सबको हरा दिया, जो स्थापित पार्टियां थी उनका सुपड़ा साफ कर दिया, कांग्रेस को जीरो कर दिया, भाजपा की 3 सीटें कर दी। जरूरी नहीं कि हर एक की राजनीतिक प्रगति इसी शैली में हो।
जरूरी नहीं है कि वो एकदम चुनाव लड़े और उसके बाद वो तुरंत मुख्यमंत्री बन जाए, मतलब ये जरूरी नहीं है। बिहार जैसी जगह में देर लग सकती है इस काम को करने में, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बहुत जमी हुई पार्टी है और मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति एक प्रकार का मोहभंग वैसी स्थिति बनी हुई है। अभी भी बिहार के यादव, मुसलमान और कुछ और पिछड़ा समाज जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी भी बिहार की बहुत बड़ी मजबूत ताकत है। नीतीश कुमार भी अपने तरीके से बिहार में अभी लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। तो प्रशांत किशोर के सामने उस तरह का शून्य नहीं है जिस तरह का शून्य आम आदमी पार्टी के सामने, शून्य का मतलब मेरा वैक्यूम से है, मतलब है? उस तरह का अंतराल नहीं है ऐसा पंजाब में था और जैसा एक जमाने में दिल्ली में था। तो उनको वो सफलता प्राप्त करने में देर लग सकती है, लेकिन आखिरकार कब तक बिहार की जनता, ये भी तो सोचने की बात है, कब तक बिहार की जनता इसी आधार पर वोट करती रहेगी कि साहब फलाना आदमी हमारी पार्टी का, हमारी जाति का नेता है। ऐसी राजनीति में ऐसा क्षण आ ही सकता है जब लोग सोचें चलो एक बार इस हिसाब से भी वोट करके देखते हैं। और ऐसा करने के लिए जरूरी नहीं कि 100% लोग ऐसा सोचें। अगर 35% लोग ऐसा सोच लेंगे हम इस हिसाब से वोट पड़ते हैं तो जीत जाएंगे चुनाव। एक मल्टी कॉर्नर कॉन्टेक्स्ट में, एक बहुकोणीय मुकाबले में अगर 30 से 35% लोग भी इस बात को सोच लें कि हम ऐसा कर सकते हैं तो वो चुनाव जीत जाएंगे। मौजूदा समय में आपको क्या लगता है कि जो प्रशांत किशोर जैसी शक्ति अगर उभरती है, जैसा कि पिछले उपचुनाव में उन्होंने दिखाया कि उनके पास कुछ वोट आ सकते हैं, तो उसका नुकसान किसको ज्यादा होगा? किसी को भी हो सकता है, या आरजेडी को ज्यादा होगा, या बीजेपी को ज्यादा होगा? देखिए, अगर जातिगत दृष्टि से सोचें तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि इस प्रकार की अपील जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं और इस प्रकार का आग्रह जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं उसमें पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान और ऐसी जातियों के लोग, उसमें शिक्षित लोग ज्यादा होते हैं, वो लोग उसकी तरफ ज्यादा आकृष्ट होंगे। तो ये लोग आमतौर पर भाजपा की तरफ झुके हुए रहे हैं अभी तक। तो अगर उनमें से कोई टूट हो, प्रशांत किशोर की तरफ वोट जाते हैं तो उससे भाजपा को नुकसान होने का ज्यादा अंदेशा है। कन्हैया कुमार भी काफी कोशिश की, पिछले कुछ समय से वो यात्रा पर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी उनके पीछे अपनी शक्ति लगाई है। राहुल गांधी भी उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। आज सचिन पायलट वगैरह दूसरे नेता भी वहां थे। आप उनका कुछ प्रभाव बनते हुए देखते हैं, या फिर उनकी देखिए, राजनीति युवा वोट जो है बिहार में एक महत्वपूर्ण स्थिति में है। युवा वोट जो है ना बिहार में, जब आप बेरोजगारी का सवाल उठाएंगे तो आप सीधे सीधे पहले युवा वोट को ही तो अपील कर रहे हैं। सारे लोग बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हैं सत्तारूढ़ दल को छोड़कर। भारतीय जनता पार्टी युवाओं तक हिंदुत्व की राजनीति के जरिए पहुंचना चाहती है। नीतीश कुमार के पास युवाओं को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हमने ये किया, वो किया, जबकि उस मामले में उनकी सरकार का रिकॉर्ड बहुत कमजोर है। जब सरकार ही अपने सारे पदों को नहीं भर पाई तो युवाओं से वो क्या खा के कहेंगे। तो युवा वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के पास युवा नेता कौन सा है बिहार में? कन्हैया कुमार एक युवा नेता के तौर पे हैं, जिनको उन्होंने सामने रखा है। उनकी छात्र नेता के तौर पे छवि थी, अभी युवा नेता निश्चित रूप से उम्र से भी युवा है, उनके सामने बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है। तो कांग्रेस उन्हें आजमा रही है और उनके साथ में एक यादव जाति में, एक खास इलाके की यादव जाति में प्रभाव रखने वाले लालू यादव और पप्पू यादव को भी जोड़ना चाहती है। तो कांग्रेस दांव लगा रही है कन्हैया कुमार के ऊपर कि उससे हो सकता है बिहार के युवा प्रभावित हो। आमतौर पर बिहार की राजनीतिक हल्कों में माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार की कद को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वे पप्पू यादव को किसी प्रकार की राजनीतिक शक्ति मिलते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या ये आने वाले समय में कांग्रेस और राजद गठबंधन के बीच में एक तनाव का कारण बन सकता है? मुझे नहीं लगता। देखिए, ये मन में उनके क्या है वो अलग बात है। अगर उन्हें पप्पू यादव से और कन्हैया कुमार से दिक्कत है तो वो तो कांग्रेस के अंग के रूप में काम कर रहे हैं ना। पप्पू यादव को अधिवेशन में बुलाया गया है, कन्हैया कुमार ने अधिवेशन में भाषण दिया है, तो उन्हें उसके लिए राहुल गांधी से बात करनी पड़ेगी, उन्हें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से बात करनी पड़ेगी कि भाई इनको आप कांग्रेस में ठंडे बस्ते में डाल दें दोनों को। लेकिन वो तो उन्हें प्रमुखता दे रहे हैं, कांग्रेस से गठजोड़ रह गई, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा वो कुछ कर पाएंगे। एक अन्य खबर जो आज के देश की राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, वो ये कि
भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एआईएडीएमके से हो गया है, खुद अमित शाह ने इसकी घोषणा की। क्या हमें माने कि तमिलनाडु में इससे भारतीय जनता पार्टी का पैर मजबूती से अब जम पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उससे हो गया है। कहा क्या है अमित शाह ने? अमित शाह ने कहा है पलानी स्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब पलानी स्वामी एआईएडी एनडीए के सदस्य हो गए, इसलिए वहां पे एनडीए की सरकार बनेगी। ये गठबंधन वैसे ही गठबंधन है जैसा कि तेलुगु देशम के साथ भाजपा ने किया है। तो वहां पर भाजपा आंध्र प्रदेश में बहुत ही जूनियर पार्टनर है और तमिलनाडु में उससे भी ज्यादा जूनियर पार्टनर है। तो मुझे तो ये लगता है कि उससे अगर कोई लहर स्टालिन की पार्टी के खिलाफ, डीएम के खिलाफ कोई लहर चल रही है, स्टालिन के खिलाफ कोई बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसका फायदा एआईडीएमके को होगा, तो उससे भाजपा को भी फायदा हो जाएगा। अगर ऐसी कोई लहर नहीं चल रही है और एंटी इनकम्बेंसी को स्टालिन ने बंद कर पाया, तो भाजपा को उससे कोई लाभ नहीं होगा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि एआईएडीएमके किस तरीके का प्रदर्शन करती है। अभी तक तो स्टालिन की जो राजनीति है वो बहुत मजबूत लग रही है, वो तो राष्ट्रीय राजनीति के नायक बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी फैसला उन्होंने अपने पक्ष में लिया है, राज्यपाल को भी उन्होंने कोने में धकेल दिया है। उसके बाद भाषा के प्रश्न को उठाकर भी उन्होंने तमिल भावनाओं को स्पर्श दिया है उन्होंने। तो कई तरह से देखा जाए तो पलानी स्वामी के मुकाबले स्टालिन की शख्सियत बहुत बढ़िया तरीके से निकलकर सामने आई है। अब सवाल ये है कि ये तो पूरे देश की बात हो गई, सवाल ये है कि स्थानीय जमीन पर भी उनका उतना ही दबदबा है, ये देखने वाली बात है। इस संदर्भ में मेरे मन में एक और सवाल है कि जैसे प्रधानमंत्री जब गए तमिलनाडु पिछले दिनों, तो उन्होंने भाषा के सवाल पर यह कहा कि जो नेता तमिल की बात करते हैं वो खुद अंग्रेजी में सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या तमिल भाषा की पहचान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है उसे आप सही मानते हैं, या आप ये मानते हैं कि उसने बहुत ही टैक्टफुली तरीके से इस मुद्दे को हैंडल किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि तमिलनाडु में राजनीति किस तरीके से करें। सारा कुछ उनका उखड़े उखड़े तरीके से हो रहा है। अगर अन्ना द्रमुक के साथ इनका समझौता हुआ है, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अभी का जो तमिल नेतृत्व है, क्या नाम है उनके नेता का? अन्नामलाई। अन्नामलाई। स्थिति यह है कि अन्नामलाई को जब अन्नामलाई को नेता बनाने की वजह से पिछली बार अन्ना द्रमुक के साथ उनका कोई समझौता नहीं हो पाया था, क्योंकि अन्नामलाई ने अन्ना द्रमुक के खिलाफ, जयललिता के खिलाफ बहुत सी ऐसी बातें कही थी जो कि अन्ना द्रमुक के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। अब तो सवाल यह है कि भाजपा का जो नेतृत्व है, उस भाजपा के नेतृत्व को या तो अन्ना द्रमुक के सामने घुटने टेक देने पड़ेंगे या अन्नामलाई को नेतृत्व से हट जाना पड़ेगा, क्योंकि पलानी स्वामी और अन्नामलाई दोनों एक सीट पे नहीं बैठ सकते, एक सोफे पे नहीं बैठ सकते। कम से कम अभी तक तो यही स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो अभी पता ही नहीं है कि तमिलनाडु में किस तरह राजनीति की जानी है। जहां तक भाषा का सवाल है, सबसे ज्यादा अंग्रेजी प्रेम अगर किसी देश को है तो वो तमिलनाडु में प्रेम है। मैंने खुद उस वक्त तो चेन्नई को मद्रास कहते थे, जब मैं वहां जिस वक्त की बात बता रहा हूं, वहां एक पार्क है, उस पार्क में हमेशा से अन्नादुरई के भाषण जो है वो उनके टेप बजते रहते हैं उनके लगातार। तो मैंने एक पूरा टेप उनका सुना जिसमें वो बता रहे थे कि अंग्रेजी सीखने का कितना महत्व है, क्यों अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो तमिलनाडु में तमिल और अंग्रेजी का एक जोड़ है जो बहुत मजबूत साबित हुआ है। अभी भी जो द्विभाषा का सवाल है, यानी बाइलिंगुअलिटी का जो सवाल है, उसमें तमिलनाडु अंग्रेजी को दूसरी भाषा के तौर पर अपनाने वाले प्रदेशों में सबसे आगे है। वहां पे जाकर अगर नरेंद्र मोदी अंग्रेजी का विरोध करते हैं तो दरअसल अपनी पार्टी के मौकों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक सवाल जो टैरिफ को लेकर बहुत उथल-पुथल चल रहा है, उसके संदर्भ में मैं आपसे करना चाहूँगा। एक तरफ तो चीन बदले की कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर अपने टैरिफ को बढ़ा रहा है। उसने 84% से 125% कर दिया है। दूसरी तरफ वो भारत को भी ये ऑफर कर रहा है कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, अगर आप हमारे यहाँ उसको भेजते हैं, तो हम उस पर टैरिफ कम लगाएँगे, उसमें छूट देंगे। चीन आखिर
चाहता क्या है? क्या उसकी मंशा ये है कि अमेरिका का प्रभाव कम हो, वो हाशिए पर जाए और वो खुद को महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है? देखिए, चीन ने 20 जनवरी को जब शपथ ग्रहण की डोनाल्ड ट्रंप ने, उसी के बाद से चीन ने अपनी नीति में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन किया है। चीन सबसे पहले समझ गया था कि क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने, चीन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से बातचीत की और भारत ने भी इस बात को समझ लिया। मैं ये कहूंगा कि फरवरी के महीने में नहीं, जून के महीने में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली और जुलाई और जून के महीने में ही शायद बजट आया, दूसरा जून के महीने में आया, जुलाई में आया बजट। आपको क्या ध्यान है तारीख? मुझे लगता है जुलाई में आया था। हाँ, जुलाई में जो बजट आया, उस बजट में ही इकोनॉमिक सर्वे में ये बात आ गई थी कि चीन के साथ में आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाना चाहिए और चीनी पूंजी के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। फिर अरविंद पनगड़िया ने भी ये बात भारत में आके कही। तो भारत और चीन दोनों ही इस दिशा में काम कर रहे हैं। चीन इस दिशा में ज्यादा स्पष्ट है क्योंकि उसके वहां लोकतंत्र नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी के हाथ इस मामले में काफी बंधे हुए हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने उग्र राष्ट्रवाद के चक्कर में चीनी सामान का बहिष्कार करने के नाम पर बहुत उछल कूद मचाई थी जब डोकलाम हुआ था, जो बिल्कुल बेकार की थी और फर्जी उछल कूद थी। उससे कुछ नहीं हुआ। उससे चीन का जो भारत को निर्यात था वो कहीं कम नहीं हुआ, जबकि तब से बढ़ा ही है चीन का निर्यात। तो अब ऐसी परिस्थिति बन रही है और चीन के राष्ट्रपति ने जो प्रस्ताव रखा है, वो प्रस्ताव इस बात का सबूत है कि हो सकता है, इस बात की संभावना का सबूत है कि जो सीमा विवाद है वो दोनों देश फ्रीज कर दें, जहां है वहीं फ्रीज कर दें और उसके बाद आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाएं ताकि उन्हें मिलजुल कर अमेरिका से टक्कर लेनी पड़े। लेकिन चीन जिस खुले रूप में अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार है, उस तरह खुले रूप में मुकाबला करने के लिए भारत तैयार नहीं है। क्या भारत की मजबूरी ये है कि या भारतीय सरकार की हमें करनी चाहिए कि उसे अमेरिका को खुश रखना ही है और वो अमेरिका से को नाराज करने की अमेरिका को खुश रखना है। दूसरे अदानी का मुकदमा अमेरिका में फंसा हुआ है, दोनों ही बातें हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ये इस तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते कि वो अमेरिका को भी नाराज कर दें और उससे अदानी की भी पिटाई हो जाए वहां पे, तो वो अदानी को भी नुकसान हो जाए, ये वो नहीं चाहते। इसलिए वो अगर चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध और अमेरिका विरोधी मोर्चा बनाते हुए दिखेंगे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएंगे और अभी भारत की नीति ऐसी नहीं लगती कि डोनाल्ड ट्रंप की वो नाराजगी मोल लेने को तैयार है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश के भीतर भी चीन को लेकर ज्यादा समर्थन नहीं है। आम जनमानस भी यही चाहेगा कि भारत अमेरिका के नजदीक रहे, स्वतंत्र रूप से रहे, लेकिन अगर चुनना हो तो अमेरिका के नजदीक ज्यादा रहे। हाँ, नहीं, जनमानस में तो इस तरह की भावना है क्योंकि बहुत ज्यादा चीन विरोधी माहौल बनाया गया है देश में लंबे अरसे से और उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा आगे रही है। समाजवादी लोग भी उसके अंदर बहुत आगे रहे हैं। समाजवादी लोग तो कहते रहे हैं कि पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन चीन है। अब ये सारी बातें जो लफाजियां पहले की गई हैं, ये सब आड़े आ रही हैं, आर्थिक संबंध बनाने के आड़े आ रही हैं। तो वो तमाम मुश्किलें हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। अगर डोनाल्ड ट्रंप की चली और डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से अपनी शर्तें सबसे मनवाते रहे तो कबाड़ा तो भारतीय अर्थव्यवस्था का होगा। आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपने परख चैनल के साथ जुड़ें और इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।